एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी, परंतु पिंकी का रंग काला था, जिस वजह से उसे लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे। साथ ही स्कूल में भी उसका सब बहुत मजाक बनाते थे। लेकिन पिंकी क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले डेस्क पर बैठी हुई थी, और वो भी अकेले, क्योंकि कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। काले रंग की वजह से उसके स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी मोना नाम की एक लड़की क्लास के अंदर आती है और कहती है, अरे आज मैं बहुत लेट हो गई, क्लास में तो बैठने की जगह ही नहीं बची। तभी पिंकी मोना से कहती है, मोना मेरे बगल वाली सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तू बहुत काली है। अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। मोना की बात सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे हर रोज यही सब सुनना पड़ता था। इसी वजह से उसका स्कूल आने का भी मन नहीं करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद पिंकी रोते हुए अपने घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, सब लोग मुझे काली काली बोलकर चिढ़ाते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। पिंकी की बातें सुनकर पिंकी की माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर बेटी, तुझे पता है तेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। अगले महीने हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे। वहाँ पर हम तेरा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सच्ची में माँ? हाँ मेरी बच्ची। अपनी माँ की बातों से पिंकी बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ सभी उससे अच्छे से बात करेंगे और सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और पिंकी अपने परिवार वालों के साथ दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। पिंकी एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे तो और भी ज्यादा बुरे थे और वो पिंकी से बहुत बुरी तरह बात कर रहे थे। अरे वो देख, वो हमारे स्कूल में नहीं आई है, देख तो जरा कितनी काली है। अरे ये तो अमावस की रात से भी ज्यादा काली है, लेकिन इसे हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कि आज का दिन हमारा खराब होने वाला है। तुम सही कह रही हो, देखो तो जरा कितनी डरावनी लग रही है। अगर कोई छोटा बच्चा इसको रात में देख ले तो वो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। तभी पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है और वो बच्चों से कहती है, बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। अरे यार, आज फिर से सरप्राइज टेस्ट? कहा था ना मैंने, आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा। ये काली लड़की तो सच में बहुत मनहूस है। फिर टीचर पिंकी को अपने पास बुलाती है और कहती है, टेस्ट से पहले आप लोग इस नई लड़की से मिलो, इसका नाम पिंकी है, कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? टीचर की इस बात पर कोई बच्चा हाथ नहीं उठाता। सबसे आगे वाले डेस्क पर एक प्रियंका नाम की गोरी चिट्टी सी लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है, मैडम इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा? प्रियंका के इस बात से पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि इस स्कूल में भी सब उसे काली काली बोलकर चिढ़ाएंगे। पिंकी ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रियंका पिंकी के पास आती है और कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस काली चुड़ैल को। ओ चुड़ैल, किसने एडमिशन दिया तुझे इस स्कूल में? तुझे पता है ये स्कूल मेरे पापा का है। तेरे यहाँ आने की वजह से मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा कि उनके स्कूल में काली लड़की पढ़ती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली हूँ, इससे तुम्हारे पापा का और तुम्हारे स्कूल का नाम क्यों खराब होगा? काली होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे बाप रे, ये तो जुबान भी लड़ाती है। ओए, अगर तूने मुझसे ऐसे बात की ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा बस तुझे स्कूल से निकालने में। मेरे पापा का स्कूल है ये, मुझसे जबान संभाल कर बात करना। प्रियंका पिंकी को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से हर रोज प्रियंका पिंकी के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। हर रोज क्लासरूम में घुसकर पिंकी के बैग से ही अपना डेस्क साफ करती थी और तो और वो पिंकी को क्लास में बैठकर लंच भी नहीं करने देती थी।
ओए लड़की, यहाँ क्लासरूम में बैठकर लंच नहीं करेगी तू। तुझे देखकर हमसे खाना नहीं खाया जाता। पिंकी हर रोज लंच के समय कॉरिडोर में जाकर खाना खाया करती थी। कॉरिडोर में बैठकर वो खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती रहती थी। हे भगवान, आप मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ भगवान? इसी तरह दिन बीत रहे थे। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसका जनरल नॉलेज तो कमाल का था। क्लास में टीचर कोई भी सवाल पूछती थी तो पिंकी झट से उसका जवाब दे देती थी। इसी तरह फाइनल परीक्षा आ जाती है और पिंकी मन लगाकर अपना एग्जाम देती है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखती है कि पिंकी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। प्रिंसिपल को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अग्रवाल जी तो इस स्कूल के मालिक है, लेकिन उनकी बेटी के नंबर तो पिंकी से कम आए हैं। अगर उनकी बेटी की जगह कोई और फर्स्ट आ गया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। प्रिंसिपल अग्रवाल जी को फोन करके सारी बात बताती है। अग्रवाल जी गुस्से में कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा। वैसे भी हर साल मैगजीन में फर्स्ट आने वाले बच्चों की फोटो लगती है, उसमें इतनी काली लड़की की फोटो छपेगी तो कैसा लगेगा? अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल चिंता में आ जाती है। वो पिंकी का नंबर कम कर देती है और प्रियंका का नंबर बढ़ाकर उसको पूरे स्कूल में टॉप करवा देती है। क्लास में जब सभी बच्चों को रिजल्ट दिखाया जाता है तो पिंकी प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर कहती है, मैम, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और प्रियंका टॉप कैसे आ सकती है? उसने तो मेरे सामने चीटिंग करी थी। अब जो है वो है पिंकी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम हार मानना सीख जाओ बेटी। पिंकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो प्रियंका की बातें सुन लेती है। प्रियंका अपनी सहेलियों को सारी बातें सच सच बता रही थी कि कैसे उसके पापा ने पिंकी के नंबर कम करवाकर प्रियंका के नंबर बढ़वाए हैं। ये सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ बेटी। बस तुम ही तो करती हो, और तो कोई नहीं करता ना। मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ तक कि परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के बाद भी मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पिंकी 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाती है। उसके स्कूल ना जाने पर स्कूल में कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इतने में स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। पिंकी के स्कूल से प्रियंका कंपटीशन में भाग लेती है। ये कंपटीशन स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था। प्रियंका कंपटीशन में भाग तो ले लेती है, पर किसी भी क्वेश्चन का ठीक से आंसर नहीं दे पाती। वो हर एक प्रश्न का गलत उत्तर दे रही थी। ये सब देखकर स्कूल की प्रिंसिपल चिंता में पड़ जाती है। देखते देखते कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहले राउंड में पिंकी का स्कूल सबसे पीछे था। प्रिंसिपल मैडम अग्रवाल जी के पास जाती है और कहती है, अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है हमारा स्कूल ये कंपटीशन हार जाएगा, क्योंकि प्रियंका बेटी ठीक से आंसर नहीं दे पा रही है। नहीं, अगर हमारा स्कूल हार गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें ये कंपटीशन जीतना है। तभी प्रिंसिपल अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर तुरंत पिंकी के घर पहुंचती है और पिंकी से कहती है, पिंकी जल्दी चलो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रिंसिपल मैडम, आप यहाँ? ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पिंकी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। फिर प्रिंसिपल मैडम उसको तुरंत कंपटीशन में लेकर जाती है। अब प्रियंका की जगह पिंकी भाग लेती है और एक के बाद एक सही आंसर देकर वो अपने स्कूल को इस प्रतियोगिता में जिता देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अग्रवाल साहब खुद पिंकी के पास आकर कहते हैं, पिंकी बेटी, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी प्रिंसिपल मैडम भी कहती है, हाँ पिंकी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो हमारे स्कूल की असली शान हो। तभी वहाँ पर प्रियंका भी आती है और कहती है, हाँ पिंकी, मुझे भी समझ आ गया कि ऊपरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता। आज से तुम मेरी दोस्त हो।
सच में प्रियंका? हाँ पागल, सच में। इतना कहकर प्रियंका पिंकी को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है और पिंकी को भी क्लास का टॉपर घोषित किया जाता है। अब तो क्लास के सारे बच्चे पिंकी के दोस्त बन गए थे और पिंकी प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पिंकी को सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह अब वो अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगती है। एक बार की बात है, प्रीति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। प्रीति जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सुरेखा ने प्रीति को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। सुरेखा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपनी बेटी को 2 समय का खाना खिलाना, स्कूल की फीस जमा करना और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति की एक दोस्त का जन्मदिन था। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त सपना का जन्मदिन है। वह बहुत ज्यादा अमीर है, उसने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला देंगी ताकि मैं उसके जन्मदिन पर पहनकर जा सकूं और मेरी इंसल्ट ना हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो हैं। लोगों के घरों में काम करके चंद रुपये ही मिलते हैं, जिससे घर का खर्चा चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर एक नई फ्रॉक जरूर दिला दूंगी। अभी जो है उन्हीं में गुजारा कर लो। प्रीति बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। प्रीति अपने दोस्त सपना के जन्मदिन पर अपने पुराने कपड़ों में ही चली जाती है। सपना के जन्मदिन पर सभी ने बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने थे और सबके हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट भी थे, पर बेचारी प्रीति खाली हाथ गई थी। यह देखकर सपना की दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे यार सपना, तूने इस गरीब भिखारन को भी अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है। हमारा तो सारा स्टेटस ही डाउन हो गया। इसके कपड़े तो देखो, बहन जी के कैसे हैं, फटे पुराने। सुना बहन जी, क्या तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम कुछ ढंग के कपड़े ही पहन कर आ जाती, गिफ्ट तो नहीं लेकर आई। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है, लेकिन इसकी औकात तो हमारी नौकरानी जितनी भी नहीं है। और आगे इतनी बड़ी पार्टी में खाली हाथ तेरे लिए एक गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, और हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे यार, यह पढ़ाई में अच्छे है इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना के रखा है, वरना मैं भी इसे दोस्ती नहीं करती, क्योंकि यह इतनी ज्यादा गरीब जो है, यह समझे कि मेरे गुलाम है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती है। मेरा होमवर्क हो जाता है, स्कूल का काम समय पर रहता है, इसलिए इसे दोस्त बना के रखा है, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत है। सपना, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम और अमीर लड़कियों की तरह नहीं हो। तुमने मेरी ईमानदारी देखकर, मेरा साफ मन देखकर मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, अपना पालतू कुत्ता समझती हो। सपना, एक बात याद रखना, दोस्ती स्टेटस देखकर नहीं की जाती। दोस्ती में प्यार, भरोसा और विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए घर आ जाती है। प्रीति बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी प्रीति की माँ प्रीति से पूछती है तो प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है सपना मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वह तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उससे अपने सच्चे दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुरेखा अपनी बेटी को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छुट्टी हो जाने के बाद 2 बच्चे फटे पुराने कपड़ों में सपना और उसकी दोस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं,
दीदी दीदी हमारी मदद करो, हम दोनों भाई बहन ने कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं और अगर हमने किसी से कुछ खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमारी पिटाई भी की। देखो हमारे सर से खून भी निकल रहा है, कृपया करके आप हमारी मदद करो। छी छी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है और हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। चलो जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सपना, बेचारे इन दोनों मासूम बच्चों की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा भूखे हैं और इन्हें चोट भी लगी है। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो लेकिन दिल के बिल्कुल गरीब। प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, ये लो 20 रुपए हैं। सपना यार देख तो, एक भिखारन कैसे दूसरी भिखारियों की चिंता कर रही है। ऐसा कहकर सपना और उसके दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रीति को उनकी बात का बुरा नहीं लगता और वह दोनों बच्चों की मदद कर कर घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक जख्मी कुत्ता मिलता है। वह दर्द से करहा रहा था। प्रीति उस कुत्ते की मदद करती है। प्रीति, ये तो क्या कर रही है? इस कुत्ते में से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तूने इसे गोद में उठा लिया? छी। सपना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में आए इंसान हो या जानवर, सभी की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और तुम्हें इतनी बदबू आ रही है तो और दूसरे रास्ते से चली जाओ। लेकिन नहीं जाओगी, घर जाने का तो सिर्फ एक यही रास्ता है ना। पता नहीं तुम हमेशा अपने घमंड में चूर चूर क्यों रहती हो। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ घर जाने का। वो तो घर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, इसलिए तेरे साथ जा रही हूँ। सपना प्रीति से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वह कुत्ता एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुंदर परी प्रीति से कहती है, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। फिर तुम्हें एक जख्मी बदबूदार कुत्ता मिला, तुमने उसकी मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। और सपना तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। प्रीति, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे जादुई फ्रो की 3 नदियाँ हैं, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वह नदियाँ बहुत ज्यादा सुंदर हैं। परी की यह बातें सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सपना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ती है। देखो तो, इस गरीब की किस्मत अब ये परी के साथ परी की दुनिया में जाएगी। परियों की दुनिया तो कितनी ज्यादा सुंदर होती है और ये परी इसे अपनी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ भी दिखाएगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब के तो मजे आ गए। परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अपनी दोस्त सपना को भी आपकी दुनिया में लेकर आ सकती हूँ? आपकी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ अगर सपना भी मेरे साथ देखेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त सपना को हमारे साथ लेकर आना चाहती हो तो शौक से लेकर आओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह परी सपना और प्रीति को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। सपना और प्रीति वहाँ जाकर वहाँ के सुंदर सुंदर नजारे देखकर बहुत खुश होती हैं। सपना और प्रीति को परियों की जादुई फ्रो की 3 नदियाँ नजर आती हैं। एक नदी के पास सोने का फ्रॉक था, दूसरी नदी के पास चांदी का फ्रॉक था और तीसरी नदी के पास फटा पुराना बहुत बेकार सा फ्रॉक था, जिन्हें देखकर प्रीति और सपना दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वह सपना और प्रीति से कहती है, तुम्हारे सामने परियों की 3 फ्रॉक की नदी है। अगर तुम जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करोगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम जादुई सोने और चांदी की नदी के फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की जादुई फ्रॉक की कौन सी नदी का कौन सा फ्रॉक पहनना चाहती हो। परी जी, मुझे आपकी जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं मुसीबत में आए लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ।
हमेशा तो बेवकूफ ही रहना, तो इतनी ज्यादा गरीब है फिर भी तो लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। तो जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी मुझे तो धन दौलत ही चाहिए जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। पर ये मुझे आपकी सोने की फ्रॉक की नदी का सोने का फ्रॉक और चांदी की फ्रॉक की नदी का चांदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। परी प्रीति को तीसरी नदी का फटा पुराना फ्रॉक पहनने के लिए दे देती है, जिसे पहनते ही वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और जैसे ही सपना जादू सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद वह जादू चांदी की फ्रॉक पहनती है तो उसे करंट लगना शुरू हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है। तभी परी सपना से कहती है, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुमने धन दौलत का लालच किया और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर ही बता दिया था कि वहाँ जाकर तुम्हें लालच नहीं करना। अपने दोस्त को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, फिर भी उसने दूसरों की मदद करने का फैसला किया, धन दौलत का लालच नहीं किया। परी जी, सपना को दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसे ऐसी सजा मत दीजिए, इसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। यह मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर आप चाहो तो आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वह आप वापस ले सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त को ठीक कर दो। प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें कभी अपने दोस्त नहीं समझा और तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आज मुझे समझ में आ गया कि दोस्ती क्या होती है, मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ गया। मेरी प्यारी दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सपना प्रीति से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती है और उसे करंट भी नहीं लगता। और अब सपना प्रीति की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त बन जाती है। सपना और प्रीति परी की दुनिया से वापस आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। और अब प्रीति भी बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी, वह अपने साथ साथ और भी लोगों की बहुत मदद करती है।